से समझ आएंगे आपके। तो राजा का नाम क्या है? रतन। टाइम पीरियड कब से कब तक आपका? 1300 अरे 300 नहीं, 1302 से 1303। इसी टाइम दिल्ली में एक सुल्तान हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1303 में इधर अटैक कर देता है। कब अटैक कर दिया था उसने? 1303 के अंदर अटैक कर देता। कहां पर अटैक कर देता? मेवाड़ पर। चित्तौड़ राजधानी कौन सी है? चित्तौड़। लिखो 1303 ईस्वी में इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? कहां पे? कब अटैक कर देता है? 1303 के अंदर अटैक कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि कोई राजा दूसरे पे आक्रमण क्यों करेगा? बड़ा सा कारण होता है कि कोई भी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। साम्राज्य क्या करना चाहता है? और उसमें अलाउद्दीन तो बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी बंदा था कि अलाउद्दीन ने तो कभी सपना देखा था कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। क्या जीतूंगा? हम पूरी, या तो सिकंदर ने दुनिया जीती थी या मैं दुनिया जीतूंगा, मैं दूसरा सिकंदर बनना चाहता हूं। वो तो अपने कोई बयाना भरतपुर में बयाना पड़ता है, यहां के काजी साहब थे और उन काजी साहब ने जाके समझाया कि दुनिया तो बहुत बड़ी पड़ी है, भारत तो जीत ले। भारत कौन सा छोटा है, पहले पूरा भारत जीत लेगा, वो भी खूब है। और उसने खूब सारे अटैक किए थे, साउथ इंडिया में भी खूब सारे अटैक कर दिए थे उसने। अलाउद्दीन खिलजी से पहले अपने सल्तनत वालों ने साउथ इंडिया में कोई बड़े अटैक नहीं किए थे। साउथ में कोई बड़े अटैक करता है तो वो आदमी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब जो साउथ में ही चला गया था वो दिल्ली के आसपास के इलाकों को तो जीतेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली के आसपास में कोई बड़ी रियासत हुआ करती थी, तो वो रियासत कौन सी है? मेवाड़। क्योंकि मेवाड़ वो रियासत है जिसने कुछ साल पहले दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराकर वापस भेज दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा इनसे पंगा लेना तो पहले पड़ेगा अपने, इसलिए वो इनको जीतना चाहता था। आप कभी थोड़ी सी लोकेशन और चेक करेंगे तो चित्तौड़ अपना साउथ के अंदर पड़ता है, मेवाड़ जो है राजस्थान का साउथ है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने राजस्थान के एक साइड में तो लगे गुजरात, एक साइड में लगता है मध्य प्रदेश। एक तरफ तो लगता है गुजरात और दूसरी तरफ क्या लगता है? मध्य प्रदेश। एक तरफ गुजरात और एक तरफ मध्य प्रदेश है। दोनों पैसे वाली जगह थी। गुजरात में भी पैसे थे और मध्य प्रदेश का वह भूभाग जो हमारे टच करता है उसको बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? वह भूभाग जो हमारे को टच करता है उसको क्या बोलते हैं? मालवा। जैसे कभी कुछ जिलों के नाम आपने सुने हो, नीमच, रतलाम, है ना, मंदसौर, ये उज्जैन, ये वाला जो इलाका पड़ता है इस इलाके को क्या बोलते हैं? मालवा। खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। कोई तो टाइम था जब पश्चिमी राजस्थान में जब अकाल पड़ जाया करते थे तो पश्चिमी राजस्थान के लोग अपने पशुओं को लेकर चराने के लिए मालवा चले जाया करते थे। मालवा तो अपने दिल्ली का आना जाना टाइप का रूट हुआ करता था। पशुओं को चराने के लिए मालवा ही क्यों गए? क्योंकि अच्छी खेती होती कहां पे थी? मालवा। पहले राजाओं की इनकम का सोर्स ही क्या था? टैक्स। टैक्स ज्यादा कहां पे लगेगा? जहां पे खेती अच्छी होगी। अच्छी खेती कहां पर होती है? मालवा। इसलिए कोई भी राजा मालवा पे कब्जा करना चाहता था, क्योंकि यदि वो मालवा पर कब्जा कर लेगा तो उसे खूब सारा वहां से क्या मिल जाएगा? टैक्स। दिल्ली में बैठा हुआ कोई राजा चाहता था कि मालवा पे अटैक कर ले, मालवा पे कब्जा कर ले वहां पे। इधर एक जगह पड़ती है गुजरात। गुजरात विदेशी व्यापार का केंद्र था। किसका केंद्र था? विदेशी व्यापार का केंद्र हुआ करता था। फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करता था। कारण था कि इधर अरब सागर लगता गुजरात के पास में। आप आगे देखोगे तो इधर क्या है? अरब सागर है पूरा। और अपना पूरा जो विदेशी व्यापार था उन दिनों में अरब सागर वाले तट से हो रहा था। और जितना विदेशी व्यापार होगा उतना ही ज्यादा टैक्स और मिलेगा। इसलिए दिल्ली का कोई राजा यह भी चाहता था कि गुजरात पे कब्जा कर ले। कहां पे कब्जा कर ले? गुजरात पे कब्जा कर ले। क्योंकि यदि वो गुजरात पे कब्जा कर लेगा तो वो जो सारा विदेशी व्यापार है वहां से जितना भी टैक्स मिलता है वो सारा उसको मिल जाएगा। और वो वाला टैक्स जब उसको मिल जाएगा तो उसके पास और पैसे हो जाएंगे। तो दिल्ली का कोई भी राजा दो जगह पे कब्जा करना पसंद करता है। कौन कौन सी जगह? मालवा और गुजरात। मालवा में क्या होती है? अच्छी खेती। गुजरात में क्या होता है? अच्छा व्यापार। और जहां खेती अच्छी, जहां व्यापार अच्छा, वहां पे टैक्स अच्छे, है ना। पर उस समय संचार के साधन इतने अच्छे नहीं थे, आवागमन के साधन इतने अच्छे नहीं थे। तो दिल्ली में बैठ के आप मालवा और गुजरात को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कि मान लो दिल्ली का राजा मालवा पे कब्जा कर लेता और मालवा पे कब्जा करके मालवा वाले वहां पे जो कोई भी राजा होता उसको कहता वह मुझे टैक्स दे, और आज के बाद टाइम टू टाइम दिल्ली टैक्स भेजते रहना, तू मेरे अंडर में आता है। मालवा वाले राजा ने मान लो एक बार तो डर के टैक्स दे दिए। थोड़े दिनों बाद जैसे ही वो राजा दिल्ली पहुंचा, मालवा वाले ने मना किया कि मैं तो नहीं दे रहा, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना।
क्योंकि वो जानता था कि दिल्ली से मालवा डेली डेली नहीं आया जा सकता, कितनी बार आएगा टैक्स लेने के लिए। सेम कंडीशन गुजरात के मामले में थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि अपने को कब्जा करना है मालवा पे और गुजरात, इन दोनों के बीच में पड़ता है चित्तौड़। बीच में क्या पड़ता है, इधर पड़े आपका मालवा और इधर पड़े गुजरात, बीच में अपना मेवाड़ कर दो, चित्तौड़ कर दो। यदि मैं मेवाड़ पे कब्जा कर लेता हूं, यदि मैं चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता हूं, एक बंदे को यहां बिठा देता हूं, तो वो यहां से गुजरात को भी कंट्रोल कर लेगा, यहां से किसको कंट्रोल कर लेगा। सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेवाड़ दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात जाने वाला जो रूट था उसके बीच में आया करता था। दुनिया की तमाम घटनाओं के पीछे और कोई कारण हो ना हो, आर्थिक कारण जरूर होता है। कौन सा कारण होता है? इकोनॉमिक रीजन के बिना जल्दी से कोई घटना उद्भव नहीं होती है। अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में भी यह था कि मालवा और गुजरात पे कब्जा करके रुपए कमाने हैं, और मालवा और गुजरात पे कब्जा करने के लिए चित्तौड़ जीतना जरूरी है, ताकि यहां पर एक बंदे को बिठा के दोनों पे एक साथ कंट्रोल कर लिया जाएगा। मालवा पे भी कंट्रोल कर लेंगे और गुजरात पे। और सुनो, मैं पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि चित्तौड़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, बहुत सुरक्षित स्थिति के अंदर बना हुआ था, जल्दी से दुश्मन इस किले के अंदर घुस नहीं सकता। अलाउद्दीन खिलजी जब ये आक्रमण कर रहा है, उस समय खुद दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। किसके आक्रमण हो रहे थे? मंगोल अटैक कर रहे थे, बहुत सारे। मंगोलिया देश है, तो मंगोल जो लोग थे वो अटैक कर रहे थे यहां पे। अलाउद्दीन खिलजी जैसे तैसे करके मंगोल आक्रमणों से बच रहा था। एक बार तो मंगोल एकदम दिल्ली के पास तक ही पहुंच गए थे। अलाउद्दीन खिलजी को लगा, कल को यदि मंगोल दिल्ली में घुस जाए तो अपने कहां जाएंगे? कोई तो ऐसी जगह हो जहां पे सुरक्षित स्थिति के अंदर जाके बैठ सके, कोई तो सेफ गार्ड की तरह काम करे। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण किला चित्तौड़ दिमाग में था कि कल को यदि दिल्ली इतनी सुरक्षित महसूस नहीं हुई तो मैं कहां पे जाके बैठ सकता हूं? चित्तौड़। इसका मतलब है चित्तौड़ का किला युद्ध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। किस दृष्टि से? कि वहां बैठ के युद्ध भी आप ढंग से कर सकते हो, और वहां बैठ के आप दो जगह पे कंट्रोल कर सकते हो। कौन कौन सी जगह? मालवा और, यह भी बड़ा रीजन था कि उसको चित्तौड़ पर कब्जे करने थे। चित्तौड़ का युद्ध की दृष्टि से महत्व था, आर्थिक दृष्टि से महत्व था। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह चित्तौड़ जीतने से पहले गुजरात जीता था। क्या जीता था? गुजरात। 1299 के आसपास में वो गुजरात पर अटैक करता है, 1299 में। जब उसने गुजरात पर अटैक किया था, तो गुजरात जाने के लिए किसके अंदर से होके जाना पड़ेगा आपको? मेवाड़। दिल्ली से आप मालवा जाओ, दिल्ली से बोले गुजरात जाओ, आपको रास्ते में क्या आएगा? मेवाड़। रतन सिंह के पापा हुआ करते थे समर सिंह। रतन सिंह के पापा का नाम क्या था? समर सिंह नाम था। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहा था तो रास्ते में मेवाड़ आया। समर सिंह राजा, उसने समर सिंह को कहा कि समर सिंह जी, मुझे गुजरात जाना है, आपके घर के अंदर से होके जाऊंगा, आपके राज्य के अंदर से होके जाऊंगा, मुझे जाने की अनुमति दी जाए। स्वाभाविक बात है, आपके घर के अंदर से कोई आदमी निकलेगा, आपकी परमिशन तो लेगा। समर सिंह ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे निकल जाएगा तू, हमारा राज्य, हम तेरे को क्यों निकलने दे। उसने कहा पर तुम्हारे साथ तो कोई पंगा ही नहीं है, आपने तो गुजरात जाना है, सीधे सीधे जाएंगे, सीधे सीधे वापस आ जाएंगे। समर सिंह ने कहा टोल टैक्स लगेगा। टोल टैक्स तो समझते हो, टैक्स देना पड़ेगा। उसने कहा स्टाफ भी तो चलता है टोल टैक्स पे, मैं राजा, आप राजा, इतना तो चला लो। समर सिंह ने कहा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया समर सिंह को। उसके बाद वो गुजरात गया। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये बात थी कि यार जब अपने गुजरात जा रहे थे तब बीच में मेवाड़ वालों ने अपने से क्या ले लिया था? टैक्स। फिर क्या होता है, कई बार बंदा खुद तो ऐसी बातों को भूल जाता है, आस पड़ोस वाले भूलने नहीं देते। फिर कभी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में बैठ के मान लो लोगों के बीच में कहे जाओ अपने सबसे बड़े राजा है, अपने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया, और नहीं तो जो आगे आगे जो बैठे रहते हैं दरबारी, वही मुंह के हाथ लगा लगा के हंसते देख क्या बात कर रहा है। अलाउद्दीन, मुझे क्यों हंस रहे हो, किस बात पे हंस रहे हो? कि नहीं, ये कोई पुरानी बात याद आ गई थी हमारे। कौन सी पुरानी बात? अरे नहीं, आपके काम की बात नहीं। नहीं नहीं, बताओ कौन सी बात है? कि वो टैक्स होता ना, एक टैक्स। तो अलाउद्दीन के लिए नाक का सवाल बन गया था कि चित्तौड़ जीते, वरना आनिया भानिया आके बेइज्जती करके चला जाया करता था। इसलिए बेचारा चाहता था कि ये जो कलंक लग गया, इस कलंक को भी तुम्हें मिटाऊं पूरी तरीके से कहीं ना कहीं। फिर बड़ी बात कि मेवाड़ इतनी ताकतवर रियासत होती जा रही है कि वो भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराकर भेज देती है। वो इतनी ताकतवर है कि वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लेती है। कौन राजा ये चाहेगा कि उसके नाक के ठीक नीचे कोई ताकतवर रियासत पनप जाए? कोई नहीं चाहेगा। सीधी सी बात है, यदि ये ताकतवर होगा, तू इन पर अटैक नहीं करेगा तो ये तेरे पे कर देंगे। साम्राज्य विस्तार की दोनों तरफ नीति हुआ करती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, वो चित्तौड़ पे कब्जा करके मालवा और गुजरात को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वो चित्तौड़ के किले का एक अच्छे युद्ध स्थल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। गुजरात जाते समय समर सिंह ने उससे टैक्स ले लिया था, उस बात का वो बदला लेना चाहता है। चित्तौड़ का प्रभाव बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं चित्तौड़ के प्रभाव को कम करना चाहता है, इनके वंश को मिटाना चाहता है, इस शक्ति को समाप्त करना चाहता है। फिर एक वो तोता मैना टाइप की कहानी जो आप बचपन से सुनते आए कि रतन सिंह की एक रानी थी पद्मिनी, क्या नाम था?
और वो उसको भी प्राप्त करना चाहता था। ऐसे कई सारे कारण थे कि अलाउद्दीन खिलजी अपने यहां पर क्या कर देता है, अटैक। कब अटैक किया था? अपने काम की बात, मुख्य काम की बात यही कि उसने 1303 में अपने चित्तौड़ पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था ना। अपने यहां सीधा सा सिस्टम हुआ करता था। बाकी मैं उन कहानियों में नहीं जा रहा, कोई कांच दिखाया फलान दिखाया, क्या उन तोता मैना टाइप की कहानियां क्या सुननी होती है, क्या करना होता है। मुझे कभी लगता नहीं कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि रतन सिंह तथा उसकी रानी पद्मिनी का सचित्र वर्णन कीजिए, और आपने यदि नक सिख थोड़ा बहुत इधर उधर बना दिया और आपको आगे ना, पद्मिनी जितनी सुंदर थी तुमने बनाई नहीं, नंबर काट लिए जाएंगे। इधर अटैक किया, बहुत बड़ी सेना लेकर वो अटैक करता है, बहुत बड़ी सेना थी उसकी, इधर वालों की सेना कम थी। काम की बात यह है सुनना आप, जब भी अपने राजाओं को यह लगता कि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, अपनी सेना कम है, उस समय जो युद्ध किए जाते थे उन युद्ध को बोलते थे साका। क्या बोलते थे? ऐसे युद्ध जिनमें दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा होती, आपकी सेना कम हुआ करती, जो युद्ध किया करते उन युद्धों में क्या बोला करते थे? दो चीज हुआ करती थी इनमें, एक होता था जौहर, एक होता था केसरिया। कौन कौन सी दो चीजें होती थी? एक तो जौहर हुआ करता था, एक क्या हुआ करता था? केसरिया हुआ करता था। अब जब स्वाभाविक सी बात है कि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, आपकी सेना बहुत कम है, मतलब गैप भी ऐसे होता था कि आपके पास सेना 8,000, दुश्मन के पास है 1,20,000। आपको लगता था यार कैसे भी जीत नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब युद्ध करने जाते थे, उससे पहले घर की जो सारी महिलाएं हुआ करती थी, राजपरिवार की जो महिलाएं हुआ करती थी, वो खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया करती थी, खुद वो अग्नि में जल जाया करती थी। इस घटना को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? फिर सारे जो पुरुष हुआ करते थे वो केसरिये कपड़े पहनते, बाहर दुश्मन से लड़ने के लिए जाते। अब उनका एकमात्र उद्देश्य दुश्मन को अधिक से अधिक हानि पहुंचाना होता था। क्या उद्देश्य हुआ करता था? दुश्मन को अधिक से अधिक। स्वाभाविक बात थी, जीत उनके अंदर दिखती नहीं थी। जब इतना बड़ा बीच में गैप होगा तो आप जीत तो पाओगे नहीं। वो देखते थे यार इनके ज्यादा से ज्यादा मार सके उतने मारे जाए। और वास्तव में अपने जो साकों के रिजल्ट भी आप देखेंगे तो बड़े हैरतंगेज करने वाले रिजल्ट मिलेंगे कि इधर से 8,000 आदमी लड़ने के लिए गए, उधर से 30,000 मार दिए, उधर के 40,000 मार दिए। मरने तो ये भी थे, 8,000 के 8,000 सारे मरने थे। तो पुरुष केसरिये कपड़े पहनकर लड़ते हुए मारे जाते, महिलाएं पहले ही खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया करती। इन दो क्रियाओं को मिला के जो क्रिया बनती थी उसको क्या बोलते थे? क्या क्या बात होती उसमें? जौहर और केसरी। स्वाभाविक बात थी, यहां पर भी रतन सिंह को क्या करना पड़ा था? साका। तो 1303 में यहां पे चित्तौड़ का पहला साका होता है। चित्तौड़ का कौन सा साका होता है? पहला साका। देखो तुम तीनों नीचे रिसेप्शन पर जाओ, रिसेप्शन वालों को बात करो, जाओ नीचे जाओ। 1303 ईस्वी में इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में इन 1303 एडी चित्तौड़ का पहला साका हुआ। फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का पहला साका हुआ, फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का पहला साका हुआ। मैंने कहा कि पुरुष तो क्या करते थे? केसरिया, और महिलाएं क्या करती थी? जौहर। रानी पद्मिनी, अभी हम नाम ले ही रहे थे, और मैं नहीं भी लूं तो आप सारे लोग जानते ही हो। तो कहते रानी पद्मिनी ने जौहर किया था 1600 और महिलाओं के साथ। कितनी महिलाओं के साथ? लिखो, रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। क्वीन पद्मिनी along with 1600 other women committed जौहर। क्वीन पद्मिनी along with 1600 other women committed जौहर। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया। क्वीन पद्मिनी along with 1600 other women committed जौहर। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया took place under leadership of रतन सिंह। केसरिया took place अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। किसके नेतृत्व में केसरिया किया गया? रतन सिंह। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। ये ऐसा कैसा लिख लो आप, ताकि याद रहे कि साके में दो चीजें होती है। बना लो, बॉक्स बना लो, एक साका बराबर जौहर प्लस केसरिया। साका बराबर जौहर प्लस केसरिया। युद्ध का एक तरीका था। इस साके में या इस केसरिया में रतन सिंह की तरफ से उनके दो बहादुर सेनापति लड़ते हुए मारे जाते हैं, जिनके नाम थे गोरा और बादल। क्या नाम थे? कोई पूछ ले कि गोरा और बादल चित्तौड़ के कौन से साके में लड़ते हुए मारे गए थे, तो पहले साके के अंदर। वे किसके सेनापति थे? रतन। लिख लो, गोरा व बादल रतन सिंह के सेनापति थे। गोरा एंड बादल वर कमांडर्स ऑफ रतन सिंह।
गोरा तथा बादल रतन सिंह के सेनापति थे। गोरा एंड बादल वर कमांडर्स ऑफ रतन सिंह। गोरा तथा बादल रतन सिंह के सेनापति थे। कौन कौन थे सेनापति? किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन कब्जा कर लेता है इधर से। जीत तो उनकी होनी थी, स्वाभाविक सा दिख रहा है अपने आप में। 25 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी इधर चित्तौड़ पर कब्जा करता है। सुनना पहले बात, कब कब्जा कर लेता है? 1303। अब यार एक बंदा सोच के आता है कि मैं आपका किला जीत लूंगा, आराम से ही जीत लेंगे अपने, पर जब देखता है कि रिजल्ट तो बहुत भयंकर रहा, हमने जीत तो हासिल कर ली पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। अगले के तो 7-8 हजार जो मरे वो मरे, अपने 30-35 हजार सलट गए फालतू में। तो बहुत खार खाया हुआ आदमी था, बहुत गुस्से के अंदर था। और फिर अपने वो कहानियां जब सुनते हो तो अपने कहते हैं कि भाई वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था और अंदर जा आकर देखा कि सब महिलाओं ने तो पहले ही क्या कर लिया था, जौहर। और ज्यादा गुस्सा आया होगा उस आदमी को। आप कभी चित्तौड़ का किला देखने भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि चित्तौड़ का किला इतना बड़ा है कि उसके अंदर लोग रहते हैं। हम आगे जब कल्चर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, वो अंदर लोग रहते हैं। हमेशा कहते हैं कि मोटे मोटे अनुमान से उसमें 30,000 के आसपास लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? अलाउद्दीन का सेना पे तो बस चला नहीं, सेना तो लड़ते हुए मारी गई थी। आप अलाउद्दीन की सेना को भी खूब नुकसान पहुंचा गई थी। वो 30,000 निर्दोष लोग जिनका लड़ाई से दूर दूर तक लेना नहीं था, निर्दोष किसान मजदूर जो चित्तौड़ के उस किले के अंदर बैठे हुए थे, अलाउद्दीन ने सबके टोटे टोटे करवा दिए। 30,000 लोग मरवाए थे। कितने हजार लोग मरवाए थे? बर्बाद कर दिया था चित्तौड़ को पूरी तरीके से एकदम। लिखो 25 अगस्त 1303 ईस्वी को ऑन 25 अगस्त 1303 एडी, 25 अगस्त 1303 ईस्वी को ऑन 25 अगस्त 1303 एडी, 25 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड चित्तौड़, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा यहां पर 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। तथा यहां पर 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। एंड मैसेकर्ड 30,000 पीपल हियर। एंड मैसेकर्ड 30,000 पीपल हियर। तथा यहां पर 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। कितने लोगों का कत्लेआम करवाया? 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मैंने बात बताई अभी, मैं शुरुआत में जब बता रहा था तो मैंने कहा कि वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य यह था कि वो चित्तौड़ पे कब्जा करके दो जगह को एक साथ कंट्रोल करे। दो जगह कौन कौन सी? मालवा और गुजरात। और इसके लिए जरूरी था कि वो चित्तौड़ में एक बंदे की नियुक्ति करे, चित्तौड़ में उसका एक बंदा बैठा रहे जो मालवा का भी ध्यान रख ले और किसका ध्यान रख ले? गुजरात का भी ध्यान रख ले। उसने अपने बेटे को अपॉइंट किया यहां पर। उसके बेटे का नाम था खिजर खान। बेटे का नाम क्या था? खिजर खान नाम करके उसका बेटा हुआ करता था। उसने खिजर खान को कहा कि बेटे खिजर खान, तुम अब यहां पे रहो, मैंने तो चित्तौड़ को बर्बाद कर दिया, तुम इसको आबाद करो वापस। तुम इसको क्या करो? इसलिए चित्तौड़ का नाम बदल कर दिया गया था खिजराबाद। क्या नाम कर दिया गया था? कि अब चित्तौड़ को कौन आबाद करेगा? खिजर खान करेगा। खिजर खान आबाद करेगा किसी इलाके को तो उस इलाके का नाम क्या हो जाएगा? खिजराबाद। समझ रहे हो इस बात को? तो किसकी नियुक्ति की उसने चित्तौड़ के अंदर? अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अपने बेटे खिजर खान को सौंप दिया। कुछ लिख लो। अलाउद्दीन खिलजी हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। अलाउद्दीन खिलजी हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड चित्तौड़ एज खिजराबाद। तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड चित्तौड़ एज खिजराबाद। तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद। एंड रीनेम्ड चित्तौड़ एज खिजराबाद। यार आपने क्या पता खिजराबाद किया था कि नहीं किया था? 1325 ईस्वी का एक अभिलेख मिला है। चित्तौड़ के अंदर एक कोई दरगाह है, धाईबी पीर की दरगाह, कोई पीर बाबा की दरगाह थी, धाईबी पीर की दरगाह। किसकी दरगाह बनी हुई है? दरगाह समझते हो? पीर बाबाओं की समाधि टाइप का जो होता है उसको क्या कहते हैं? दरगाह। तो यहां पे धाईबी पीर कोई पीर बाबा होंगे, उनकी दरगाह बनी हुई है। उस दरगाह पर अभिलेख लगा हुआ। उस दरगाह पे क्या लगा हुआ है? अभिलेख। मैंने कल बताया था आपको, है ना? कुछ भी कोई बिल्डिंग वगैरह लगवाते तो उसके बाहर पत्थर पे कुछ ना कुछ बनवा दिया करते थे। तो ये जो
अभिलेख लगवाया हुआ यहाँ पे, अभिलेख बनवाया हुआ यहाँ पे, इसमें फारसी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा है? मुस्लिमों की जो प्रशासनिक भाषा भारत के अंदर हो गई थी वो कौन सी हो गई थी? फारसी, पर्शियन लैंग्वेज थी, फारसी थी। और इसके अंदर लिखा हुआ, इसमें चित्तौड़ का नाम चित्तौड़ नहीं है, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है। चित्तौड़ का नाम क्या है? कब का अभिलेख है? तो अपने को पता चलता है हाँ यार नाम तो बदल गए थे, तभी तो इस अभिलेख के अंदर नाम क्या पता चल रहा है अपने को? इसका खिजरा। काम की बात यही है, बाकी वाली बात आप पढ़ते रहते हो, आपको ज्यादातर को पता ही होगा। पर मुझे याद है किसी एग्जाम में आरपीसी का क्वेश्चन था कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद हमें कहां से मिलता है या कौन से अभिलेख से मिलता है? तो कौन से अभिलेख से मिलता है? दाहिबी पीर की दरगाह का जो अभिलेख है। किसका अभिलेख है? दाहिबी पीर की दरगाह का जो अभिलेख। कब का है? उसमें चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है? पहले पढ़ गई, मैं लिखवा दूं एक लाइन की भाई दाहिबी पीर की जो दरगाह उसके अभिलेख में चित्तौड़ का नाम क्या लिखा हुआ है? लिखो, दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख से, दरगाह के अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद, चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद in inscription of दाहिबी पीर की दरगाह या दरगाह ऑफ दाहिबी पीर, कुछ लिख लो, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ दाहिबी पीर। क्या लिखा हिंदी में? क्या लाइन लिखी वापस बताओ देखिए। दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख से चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है अपने को? खिजराबाद नाम मिलता है। स्टार लगाओ इस बात के आगे। और ये जो अभिलेख लिखा है इसके कोष्टक में लिख लो 1325 ईस्वी। सन नहीं पूछे पर अपने दिमाग में रहे थोड़ा सा, मैं अभी बता दूंगा और क्यों लिखना है ऐसा, थोड़ा और ध्यान देना। 1325 ईस्वी का। कब का अभिलेख है? 1300। तो चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद। और कौन से इंस्क्रिप्शन में ऐसा मिलता है अपने को? तो दाहिबी पीर की दरगाह। किसको सौंप के चला गया वो? खिजर खान को सौंप के चला। अब खिजर खान यहाँ का राजा एक तरीके से सौंप के चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? खिजर खान राजा। चित्तौड़ के किले के पास एक नदी निकलती है गंभीरी। कौन सी नदी निकलती है? खिजर खान यहाँ पे रहा था 7-8 साल तक, खिजर खान यहाँ पर रहता है। जब खिजर खान यहाँ पे रहा तो उसने गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाया था। क्या बनवाया था? गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाता। लिख लो, खिजर खान ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। खिजर खान ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। खिजर खान बिल्ट ए ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी इन चित्तौड़। खिजर खान बिल्ट ए ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी इन चित्तौड़। खिजर खान ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। बिल्ट ए ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी इन चित्तौड़। चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया था? पुल का। कौन सी नदी पे? गंभीरी नदी के नीचे अंडरलाइन करो, क्योंकि आगे हम कल्चर पढ़ेंगे तब हम वापस पढ़ेंगे कि चित्तौड़ का किला कौन सी नदी के किनारे। एक तो याद रहे गंभीरी, हम पढ़ेंगे वहां गंभीरी और बेडज के किनारे पर। एक बात तो ध्यान में रहेगी कि यार गंभीरी पर खिजर खान पुल बनवा के गया था, इसका मतलब चित्तौड़ के किले के आसपास ही है, तभी बनवा गया भाई। ये तो होगा नहीं कि गंभीरी तो बती होगी, मान लो आपके बाड़मेर में, और खिजर खान ने कहा मैं चित्तौड़ से एक बार बाड़मेर जाके आता हूँ, पुल बनवा के आ जाऊं थोड़ा सा इधर, उसके आसपास में होगा तभी उसने बनवाया होगा। फिर उसी के टाइम में, यहाँ खिजर खान के टाइम में एक यहाँ पे मकबरा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? वापस सुनना देखो। मुस्लिमों में पहले किसी की डेथ हो जाया करती थी, डेथ होने के बाद जहां उनको दफनाया करते थे, दफनाने के बाद उस पर कोई बिल्डिंग बना दिया करते, उस बिल्डिंग को क्या बोलते थे? हिंदुओं में अक्सर ऐसी बिल्डिंग्स हुआ करती थी छतरी। क्या हुआ करती थी? छतरी हुआ करती थी, सेनेटअप हुआ करते, कैनोपीज हुआ करती थी। या मुसलमानों में टूम बना करते थे, मकबरे बना करते थे। जैसे ताजमहल आपका एक मकबरा है। ताजमहल का एक क्या है? शाहजहां की एक बेगम थे मुमताज महल, क्या नाम है? तो मुमताज महल जब मर गए थे तो उनको दफनाने के बाद में मुमताज महल के याद में जो मकबरा बनाया गया था वही ताजमहल है। उसका पूरा नाम मुमताज महल था, इसलिए मकबरे का नाम क्या आपका? ताजमहल। ताजमहल नाम है उसका। तो जैसे ताजमहल मकबरा है, वैसे क्या खिजर खान के परिवार में किसी की डेथ हुई तो उसने यहाँ पर मकबरा बनवा दिया था। उस मकबरे पर फिर अभिलेख लगवाया। जो भी कोई बिल्डिंग बनती तो वहां पे क्या लगवाया करते थे? अभी तक लगवाते हैं, अभी भी सरकारें अभिलेख लगवाती है। नहीं लगवाती? नहीं देखे आपने? कोई हॉस्पिटल के बाहर जाके देख लो, जो हॉस्पिटल यदि अभी नया नया बना उसके बाहर लिखवाया होगा इस हॉस्पिटल का निर्माण फलाने फलाने मुख्यमंत्री के टाइम में हुआ, फलान जी के हाथों से इसका लोकार्पण किया गया, फलान जी उस कार्यक्रम में और उपस्थित थे, फलान जी विशिष्ट अतिथि थे, फलान जी दूसरे अतिथि थे, इसमें फलाने ठेकेदार ने इतने लाख रुपए के अंदर इसका निर्माण करवाया था। सारी बातें होती है। ये क्या अभिलेख नहीं है क्या? अब होता क्या है कि अब मुख्यमंत्री लिखवा रहे हैं तो बस इतना ही लिखवा के छोड़ दिया उन्होंने, कोई सरकार लिखवा रही इतना लिखवा के छोड़ देते। राजा महाराजा वाले में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता। राजा महाराजा कहता ये मैंने बनवाया, जैसे मान लो खिजर खान मकबरा बनवा रहा था, वो कहता इस मकबरे का निर्माण मैंने करवाया, मेरा नाम खिजर खान है। फिर तो छोड़ो यार, तुम मेरे को तो पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते, अपना बापू जोरदार चीज है,
और मेरे पिताजी दूसरे सिकंदर है। मेरे पिताजी क्या है? दूसरे। वो संसार के रक्षक है, इस पूरी दुनिया की रक्षा वही कर रहे हैं। वो ईश्वर की छाया है। वो क्या है? ईश्वर की जिल्ले इलाही है, नियाबत खुदाई है मेरे जो पिताजी। वो दूसरे सिकंदर है, वो ईश्वर की छाया है, वो संसार के रक्षक। ऐसा खिजर खान इस अभिलेख में कहता है। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में? अब कोई पूछे कि राजस्थान में एक कौन सी जगह से एक फारसी भाषा का अभिलेख मिला है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया है? चित्तौड़। कौन सी जगह? अपने को अजीब लगता है, अपने को लगता है यार चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी की तारीफ करने वाला अभिलेख कैसे लगा? तब याद रखना कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का खुद का बेटा खिजर खान यहां पे 7-8 साल बिता के गया था, और बेटा तो अपने बाप की तारीफें करेगा, वो खिलाफ बात थोड़ी लिखवा सकता है कोई बात को। कल जो हम बात कर रहे थे भाई आपकी मान डाकण गुण गए, वो तो अपने पापा के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताएगा 4 बातें। तो ये याद रखने वाली बात है, मकबरा याद रखने वाली बात नहीं। इस मकबरे का जो अभिलेख है उसमें कौन से राजा की तारीफ है? अलाउद्दीन खिलजी। क्या क्या तारीफ है? 3 तारीफें बताई मैंने। क्या? दूसरा सिकंदर, संसार का रक्षक, ईश्वर की। ऐसा किसको कहा गया? लिखो। खिजर खान ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ए टूम इन चित्तौड़। खिजर खान ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ए टूम इन चित्तौड़। किसका निर्माण करवाया? मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरे में फारसी भाषा में अभिलेख है। कौन सी भाषा का अभिलेख है? फारसी भाषा का अभिलेख। वापस सुनना, फिर लिख लेंगे अपने। लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं, याद करो आप साथ साथ में, दिमाग में थोड़ी चीजें बैठे। 3 बातें कही गई उसके बारे में। क्या क्या कहा गया? दूसरा सिकंदर है, संसार का रक्षक है, ईश्वर की। लिखो। मकबरे के फारसी अभिलेख के अनुसार, मकबरे के फारसी अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, मकबरे के फारसी अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, इन्वर्टेड कोमा में लिखो, अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर, संसार का रक्षक तथा ईश्वर की छाया है। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर, संसार का रक्षक तथा ईश्वर की छाया है। इंग्लिश में लिख लो अपने। अलाउद्दीन खिलजी इज सेकंड अलेक्जेंडर, प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड एंड सेड ऑफ गॉड। अलाउद्दीन खिलजी इज सेकंड अलेक्जेंडर, प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड एंड सेड ऑफ गॉड। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर, संसार का रक्षक तथा ईश्वर की छाया है। क्या क्या बताया गया है? बोलो देखिए दोबारा। दूसरा सिकंदर, संसार का रक्षक और ईश्वर की। ऐसा कहां पे? एक अभिलेख के अंदर है। चित्तौड़ में एक मकबरे पर अभिलेख लगा हुआ है जिसके अंदर ये सब बातें लिखी हुई। 1310 का अभिलेख है। कब का अभिलेख है? लिख लो 1310। याद मत करना बोले, लिख लो 1310। जैसे देखो एक मोटा मोटा से ये पता चलता है कि 1310 के आसपास तक खिजर खान इधर ही था। 1310 के आसपास तक खिजर खान यही यही चित्तौड़ के अंदर खिजर खान बैठा है, इसीलिए अपने पापा के बारे में लिखवा रहा है। उधर 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने एक जगह जीत ली, जालोर। कौन सी जगह जीत लेता है? राजस्थान में एक और अटैक करता है, वो जालोर जीत लेता है। जालोर कब जीत लिया था उसने? 1311। जालोर का राजा हुआ करता था कानरदेव सोनगरा। कौन हुआ करता था? कानरदेव सोनगरा। साका करता है कानरदेव सोनगरा। साके में सारे लोग लड़ते हुए मारे जाते थे। साके का मतलब ही आपकी सेना पूरी की पूरी मरेगी, तो सारे लोग लड़ते हुए मारे गए। इस कानरदेव सोनगरा का एक भाई था मालदेव सोनगरा। क्या नाम था? उसको अलाउद्दीन खिलजी पकड़ लेता है। उसको पकड़ लिया गया। पकड़ लिया गया तो सरेंडर कर दिया उसने। सरेंडर हो गया उसका, तो उसको कहा कि तुझे हम राजस्थान में पोस्टिंग दे देंगे, तो हमारे नीचे काम कर ले, तेरे को राजस्थान में पोस्टिंग दे दी जाएगी। उस मालदेव सोनगरा ने कहा ठीक है। इधर खिजर खान अपने पापा के पास रेगुलर लेटर भेज रहा था बेचारा। 7-8 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 1303 में छोड़ के गए थे, अब 1311-12 आ गई थी। ये कह रहा था डैडी अब जी नहीं लगता, प्लीज वापस दिल्ली आ जाऊं। दिल्ली रहा हुआ बंदा यहाँ चित्तौड़ में क्या करे बेटा बेटा। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा था थोड़ा वेट कर यार, कोई ढंग के आदमी को भेजेंगे, तू बैठा है एक बार, अपने को चित्तौड़ में रह के मालवा और गुजरात दोनों कंट्रोल करने हैं, तू घर का है, कोई दूसरे को भेजेंगे, क्या पता कंट्रोल होगा या नहीं होगा। ये बार बार लेटर लिख ही रहा था। इतने में मालदेव सोनगरा आता ही अलाउद्दीन खिलजी के पास में। उसे लगा इस बंदे को, ये राजस्थान का बंदा है, जालोर का है, और इसकी अपॉइंटमेंट कहां कर देते हैं? अपने चित्तौड़। तो उसने खिजर खान को कहा कि बेटे
उधर से बोरिया बिस्तर पैक कर, तू दिल्ली आ जा, दिल्ली से इधर से इसको मालदेव सोनग्राव कहा कि तू उधर चला जा। खिजर खान ने पूछा कि पापा फिर ये किसके पास छोड़ के आऊंगी? चिंता ही मत कर, मैं एक अंकल भेज रहा हूं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। बड़ी बड़ी क्या है? इन अंकल को चाबियां देके चुपचाप आ जा। कहते हैं इसके मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी इसलिए मूछड़ा मालदेव कहते थे। क्या कहते थे इसको? तो खिजर खान के बाद चित्तौड़ किसको सौंप दिया गया था? मालदेव सोनग्रा। किसको सौंप दिया गया था? मालदेव सोनग्रा बेसिकली था कहां का? खुद जालोर। कहां का था? जालोर था। बड़ी बड़ी मूछें रखता है इसलिए क्या कहा जाता था? मूछड़ा मालदेव। पल्ले पड़ेगी बात? लिखो लिखो। कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनग्रा। इसे मूछड़ा मालदेव भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूछड़ा मालदेव। इसे मूछड़ा मालदेव भी कहा जाता है। इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूछड़ा मालदेव। इसे मूछड़ा मालदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मूछड़ा मालदेव। ये तो उस आक्रमण की बातें, आज जो हमने आक्रमण पढ़ना शुरू किया उसकी तमाम बातें हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया कब था? 1303। आक्रमण का सामना करने के लिए चित्तौड़ वालों ने जो युद्ध किया उस युद्ध को हम क्या बोलते हैं? साका। और ये चित्तौड़ वालों का क्या था? पहला। साके में दो चीजें होती है। क्या क्या दो बातें होती है? एक होता है जौहर और एक होता है केसरिया। जौहर करती है महिलाएं, केसरिया करते हैं पुरुष। महिला तो यहाँ पे रतन सिंह की रानी थी, नाम क्या था? पद्मिनी। वो 1600 अन्य महिलाओं के साथ क्या कर लेती है? जौहर। रतन सिंह अपने सेनापतियों गौरा और बादल के साथ में क्या कर लेता है? केसरिया। सब लड़ते हुए मारे गए तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या कर लेता है? कब्जा। कितने लोग कटवा देता है? 30,000। अपने कौन से बेटे को सौंपता है? और नाम बदल के क्या कर देता है? और ये खिजराबाद वाला नाम हमें एक दरगाह के अभिलेख में मिलता है। कौन सी दरगाह है? धाईबी पीर की दरगाह। कौन सी दरगाह? वो धाईबी पीर की। खिजर खान बाद में एक नदी पर यहाँ पुल बनवा देता है, गंभीरी। एक क्या बनवाता है यहाँ पे? मकबरा। और मकबरे वाले अभिलेख में अपने पापा की तारीफें करवाता है और उस तारीफों में 3 बातें लिखी हुई है। कौन कौन सी? दूसरा सिकंदर, संसार का रक्षक और ईश्वर की। किसको बताया गया ऐसा? अब मेरी कल वाली बात आप वापस याद करना। मैंने कल कहा था कि अपने अक्सर राजा महाराजा खुद को देवताओं से और भगवान से जोड़ लिया करते थे। कल बता रहा था संसार का रक्षक भगवान होता है। मतलब संसार की रक्षा कौन करता है? भगवान करता है संसार की रक्षा। यहां पर एक राजा के लिए कहा गया है। इसका मतलब राजा को आप भगवान के बराबर मान रहे हो, आप वो फीलिंग ले रहे हो यहां पर कि आप उन्नीस भगवान है, उस टाइप वाली फील है। ईश्वर की छाया कि पूरा भगवान नहीं मानो तो इधर उधर तो मानो, छाया तो है कम से कम उसकी। तो ईश्वर की छाया है, वो संसार का रक्षक है। ये सब वो देवीय सिद्धांत है, डिवाइन फॉर्म है कि हमारे यहाँ पे राजा को इस प्रकार देवताओं से या भगवान से जोड़ लिया जाता था। तो खिजर खान वाले अभिलेख में ये कहा गया। और थोड़े दिनों बाद में ये किसको दे दिया गया था? मालदेव सोनग्रा को। और मालदेव सोनग्रा की बड़ी बड़ी मूछें थी इसलिए क्या बोलते हैं? अब ये 1303 में जो आक्रमण हुआ था इसकी जानकारी हमें कई किताबों से मिलती है। तो इस आक्रमण की जानकारी की क्या क्या सोर्सेज है अपने पास में, तो वो लिखो। लिखो आक्रमण की जानकारी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक। आक्रमण की जानकारी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक। इस आक्रमण की जानकारी के क्या सोर्सेज मिलते हैं अपने को? एक तो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। किसने अटैक किया था? अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो अलाउद्दीन खिलजी का एक इतिहासकार था, उसके साथ में ही रहता था। इस आक्रमण के टाइम भी उसके साथ में ही था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो नाम करके एक बंदा था। साथ में था आक्रमण के टाइम, यहीं पे था वो, राजस्थान में उसके साथ में ही था। और इसने एक बुक लिखी, बुक का नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है बुक का? खजाइन उल फुतूह है। दोबारा बोलो, क्या नाम है? खजाइन उल फुतूह। या इस बुक का एक नाम और तारीख अलाई। क्या नाम है इस बुक का? तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री। तारीख का मतलब क्या होता है? अलाई का मतलब इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी। तो अब बताओ तारीख ए अलाई, अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। बुक का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास, तारीख ए अलाई। या वैसे नाम क्या है इसका? खजाइन उल फुतूह। किसकी बुक है? अमीर खुसरो की बुक है। ये हमें इस अटैक की जानकारी देती है। आंखों देखा वर्णन नहीं करता है, ऐसा आपने देखा ही है। मैं तो यही बैठा हूं, लाइव कमेंट्री कर रहा हूं यहां से, तो ये तो एकदम एक्सक्लूसिव लाइव ही चल रहा था इस वाला सिस्टम। तो बहुत साल बाद में जाके महाराणा प्रताप के दरबार में एक बंदे हुआ करते थे, हेमरत्न सूरी। महाराणा प्रताप के दरबार में कौन थे? मैंने कल बताया था जिनके नाम में भी सूरी लगे सारे के सारे कौन होते हैं?
जैन राइटर होते हैं। तो एक दरबारी था, उसका नाम क्या है? हेमरतन सूरी। ये हेमरतन सूरी एक बुक लिखते हैं, गोरा बादल री चौपाई। कौन सी बुक लिखते हैं? अब गोरा बादल भी कौन से आक्रमण में लड़ते हुए मारे गए थे? इसी आक्रमण की बात है, 1303 वाले अलाउद्दीन खिलजी वाला, यही तो टेक है जिसकी हम पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सी किताब लिखी इन्होंने? गोरा बादल री चौपाई नाम, गोरा बादल की वीरता पे इन्होंने किताब लिखी। गोरा बादल रतन सिंह के क्या थे? सेनापति थे। ऐसी बुक कौन लिखता है? हेमरतन सूरी। भामाशाह का नाम सुना है? भामाशाह महाराणा प्रताप को जो धन देता है ना, तो भामाशाह का एक छोटा भाई और था, उसका नाम था ताराचंद। क्या नाम था? वास्तव में दोनों भाइयों ने पैसे दिए थे, भामाशाह और ताराचंद दोनों गए थे, दोनों ने पैसे दिए थे। इतिहास में लाइन यहां होता है, जिसका नाम याद रखना होता है इतिहास उसका रखता है, बाकी का भूल जाता है। भाई तो दो थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, हमने केवल एक का याद किया, भामाशाह। ताराचंद को हम भूल गए। मुझे कई बार लगता है ताराचंद ज्यादा दानवीर टाइप का आदमी था। कहते हैं ये किताब जब लिखने की बात आई, महाराणा प्रताप अपने दरबार में हेमरतन सूरी को कहते हैं कि भाई गोरा बादल पे कोई बुक लिखनी है, अपने योद्धा हुए, बहादुर योद्धा हुए, कौन ये बुक लिख सकता है? तो हेमरतन जी ने कहा मैं लिख दूंगा बुक। पर तो राजा ने पूछा पर क्या? कि बुक लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं जब तक बुक लिखूंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा? परिवार का जुगाड़ तो पैसे टक्के कहां से आएंगे किताब लिखने के, वो कौन दे? तो भामाशाह का वो छोटा भाई ताराचंद वहीं था, उसने कहा क्या छोटी बात कर दी, इतने कितने चाहिए? पैसे की लगा दूं डेयरी में। तो उसने भावड़े ने पैसे दिए, उसने पैसे दिए। तो हेमरतन जी ने कौन सी बुक लिखी थी? गोरा बादल री चौपाई। पर हम ताराचंद को कहीं याद नहीं करते। मुझे कई बार लगता है कि यार भामाशाह कितने हिट हुए कि आज भी कोई आदमी दान देता तो हम कहते हैं ये क्या है, काश कभी हम कहेंगे ताराचंद है। किसी स्कूल में जाते हैं, वहां पे डोनर जो होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं ना, कई बार भामाशाहों की सूची में कभी लिखा हुआ होगी ताराचंदों की सूची। अपने को हंसी भी आ रही है, देखो ऐसा ताराचंदों की सूची तो जचेगा भी नहीं, थोड़ा फीलिंग ही नहीं आएगी। कारण कि हमने बचपन से शब्द कौन सा सुना है? भामाशाह सुना। भामाशाह और ताराचंद दोनों जैन, हेमरतन सूरी भी जैन। तो उसने कहा हेमरतन जी आप तो लिखो अपने, मैं दे दूंगा पैसे आपके। और हेमरतन जी ने जो बुक लिखी वो बुक कौन सी है? गोरा बादल री। और सुनना, यूपी में एक जगह पड़ती है जौनपुर। कौन सी जगह पड़ती है? अयोध्या के पास में जौनपुर नाम की एक जगह पड़ती है, शेरशाह सूरी के शासनकाल के आसपास में। वहां पर एक कवि हुए थे, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन से कवि हुए थे? मलिक मोहम्मद जायसी नाम के कवि हुए थे। इन्होंने फिर एक बुक लिखी थी, पद्मिनी पर एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है पद्मावत। कौन सी बुक लिखी थी? हिंदी साहित्य की एक अच्छी रचना है पद्मावत। हिंदी साहित्य की किसकी रचना है? हिंदी। कवि है, कवि ने कविता लिखी। कवि अपनी कविताओं के अंदर कल्पनाएं करता है। हम अक्सर कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे इमेजिनेशन होता है, एग्जेजरेट करता है वो चीजों को। तो इसके अंदर भी कवि ने खूब सारी कल्पनाएं की, खूब सारा एग्जेजरेशन किया। हमारे साथ विडंबना यह है कि हमने कविताओं के माध्यम से इतिहास को पढ़ना शुरू कर दिया और हमने उस कविता को हिस्ट्री बना बना के पढ़ना शुरू कर दिया। तब वो तोता मैना टाइप की कहानियां आनी शुरू हुई कि एक तोता था और रतन सिंह के पास आया। रतन सिंह को उसने कहा कि रतन सिंह जी यहां से बहुत दूर, बहुत बहुत दूर जैकलिन फर्नांडिस रहती है, मैं आपको उधर तक ले चलूं। वो श्रीलंका की है। उसने कहा सिंहल देश है कोई और सिंहल देश के अंदर ऐसे ऐसे एक राजकुमारी है और मैं आपको वहां पे ले चलूंगा। रतन सिंह जी तोते के पीछे पीछे ही हो गए। कहानियां फिर और बना ली गई कि 7 साल तक रतन सिंह जी वहां पर रहे थे। पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए कितने साल रहे? हिस्ट्री कहती है वो राजा ही 1 साल रहा। हिस्ट्री कहती है कि उसका राजा का कार्यकाल कितना है? 1 साल है। और फिर कि वहां के राजा को, श्रीलंका के राजा को पता चला कि ये रतन सिंह है, उसने अपनी राजकुमारी की शादी कर दी, उसको लेके आ गए थे। ये कहानियां सारी किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी से कोई गला शिकवा नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी एक हिंदी के कवि है, कवि का काम कविता रचना होता है, वो एग्जेजरेशन करता है। ये तो इतिहासकारों के साथ में गला शिकवा है कि आप कविताओं को हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं। किसको हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं? कविताओं। कविता कविता होती है, हिंदी साहित्य में रहने दें उसको। हिस्ट्री एक रिसर्च के बाद में लिखी जाती है, इतिहास एक अलग विषय है। दोनों को एक दूसरे में मिलाने का प्रयास नहीं करें। पर हमने हमारी ज्यादातर हिस्ट्री इन कविताओं के माध्यम से पढ़ती है और इसीलिए इन कविताओं के माध्यम से हिस्ट्री पढ़ते हैं। तब अपने वो, मुझे सबसे ज्यादा हंसी तो उस पर आती है, वो एक कविता जो बचपन से सुनते आते थे कि हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो राजकंवर रोयो राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। कि भाई प्रताप का बेटा था अमर सिंह, उसके हाथ में एक दिन घास की रोटी थी और एक वन बिलाव आया और लेके रोटी भाग गया और वो बच्चा रोने लग गया। कविता कहती है कि कहानी तब की है, कविता तब की है जब हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था और महाराणा प्रताप की हालत बहुत खराब हो गई थी। हम सब जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हो गया था। कब हो गया था? मैं तो कहता हूं हल्दी घाटी के युद्ध के ठीक अगले दिन की भी घटना है, तो भी 1576 की घटना तो है कि 1576 में प्रताप का बेटा अमर सिंह इतना छोटा सा है कि उसके हाथ में घास की रोटी है और कोई जानवर भी उसके हाथ से घास की रोटी छीन के भाग जाता है। कोई हिस्ट्री पढ़े ढंग से तो वो कहे कि अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था। अमर सिंह का जन्म कब हो गया था? 1559। अमर सिंह के जन्म के अवसर पर उदयपुर बसाया गया था। जब अमर सिंह का जन्म हुआ था तो अमर सिंह के पिता प्रताप, प्रताप के पिता उदय सिंह,
उदय सिंह जी के पोता हुआ, बड़ा पोता हुआ, तो उदय सिंह जी ने कहा मैं एकलिंग जी की धोख लगा के आऊंगा। एकलिंग जी कहां पे? नागदा। वो नागदा धोख लगाने के लिए गए, फिर उन्होंने कहा आसपास कई दिन तक घूमते हैं, शिकार विकार खेलते हैं, और शिकार विकार खेलते टाइम उनको ये जगह बड़ी पसंद आई और उन्होंने कहा एक नया नगर बसाया जाए। उदय सिंह ने नगर बसाया, इसलिए हम उसको कहते हैं उदयपुर। हम कहते हैं उदयपुर की स्थापना 1559 में हुई थी, 1559 में हुई थी। कभी स्थापना हुई थी? तो उदयपुर की तो स्थापना अमर सिंह के जन्म के अवसर पर हुई है। इसका मतलब उदय सिंह, अमर सिंह 1559 में पैदा हो गया था, और यदि अमर सिंह 1559 में पैदा हो गया था तो 1576 में 17 साल का है। कितने साल का है? तुम कहां से मनोरंजन कहानियां उठा उठा के लाते हो? हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हम भाव विभोर और हो जाते हैं। हाँ, घास की रोटी तो छीन ही लिया, बच्चा खाएगा क्या? हम उन कहानियों वैसे रस और लेने लग जाते हैं। तो ये कविताएं हैं, हिंदी साहित्य की विषय है, हिस्ट्री नहीं है इनके अंदर कुछ भी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी कौन सी रचना लिखी? पद्मावत रचना 1540 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? मैंने अभी शुरुआत के अंदर एक बात बोली कि यूपी में एक जगह पड़ती है जौनपुर। कौन सी जगह? जौनपुर का रहने वाला था, अयोध्या के पास में जगह है वो। कहां पर है वो जगह? अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं अवध। क्या बोलते हैं? अवध के आसपास की जो भाषा होगी वो होगी अवधी। कौन सी भाषा है? तो ये जो पद्मावत है अवधी भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? अच्छा, पढ़ी है क्या आप में से किसी ने अवधी भाषा? जानते हो क्या अवधी भाषा? किसी ने भी नहीं पढ़ी? अरे सब जानते हो आप। हनुमान चालीसा किस किस को याद है? हनुमान चालीसा की भाषा अवधी है। हनुमान चालीसा जो है कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अवधी। तो वही भाषा अवधी है, उसी के अंदर कौन सी लिखी हुई है? पद्मा। 3 किताबें याद रखना। अमीर खुसरो ने कौन सी लिखी? अमीर खुसरो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार है, जो युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ मौजूद था। कौन सी किताब लिखी उसने? खजाइनुल फुतूह। या एक और नाम क्या है? आगे प्रताप पढ़ेंगे तब और इस बुक की खूब सारी बातें करेंगे, एक बार केवल नाम लिख लेना। राइटर का नाम क्या है? हेमरतन सूरी। बुक का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी की बुक का नाम? कब लिखी गई और कौन सी भाषा में लिखी गई? अवध। ऐसे कैसे उतार लोगे? या मैं लिखूं एक एक लाइन, नहीं इसने ये किताब लिखी। उतार लिए? अमीर खुसरो की बुक का नाम क्या है? खजाइनुल फुतूह है। या एक और नाम क्या उसका? अब कोई सिंपल सा कभी आपको दे कि इनमें से कौन सा इतिहासकार चित्तौड़ के पहले साके का आंखों देखा वर्णन करता है? या इनमें से कौन सी पुस्तक में चित्तौड़ के पहले साके का आंखों देखा वर्णन किया गया? खजाइनुल फुतूह है, या दूसरा नाम उसका तारीख है अलग। प्रताप के कौन से विद्वान? हेमरतन सूरी। उनकी किताब का नाम क्या है? गौरा बदल रही चौपाई। मलिक मोहम्मद जायसी की बुक का नाम क्या है? पद्मावत। कब लिखी गई? कौन सी भाषा में लिखी गई? बाकी प्रताप पढ़ेंगे तब हेमरतन सूरी की और 4 बात करेंगे। लिख लिया? चलो, अभी बार बार जब अपने बात ही कर रहे थे, रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में जोहर किया, तो पद्मिनी के बारे में 2 बातें लिख लेते हैं। आप राजा मत चेंज करना, राजा तो यही रहने दो। लिख लो आप, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी, क्वीन पद्मिनी। इसी में हेडिंग डाल लो एक। ये किताबें लिख ली भाई, किताबें लिख के थोड़ी जगह छोड़ के नीचे लिखना, रानी पद्मिनी। यह है रतन सिंह की रानी थी। शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। यह है रतन सिंह की रानी थी। शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। यह है रतन सिंह की रानी थी। कहानियां वो कहती है कि ये सिंहल देश की राजकुमारी थी। कौन से देश की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप का दो या सिंहल देश का दो। श्रीलंका को बोलते थे। किसको बोलते हैं? लिखो, यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। सिंहल द्वीप की राजकुमारी, सिंहल देश लिख लो, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? श्रीलंका एक द्वीप है, उसको आप देश भी है वो, तो सिंहल
द्वीप की राजकुमारी थी या सिंहल देश की राजकुमारी थी। पापा का नाम था गंधर्वसेन, लिख लो पिता गंधर्वसेन। माता का नाम था चंपावती। पिता का नाम गंधर्वसेन और माता का नाम क्या था? चंपा। कहते हैं रतन सिंह के दरबार में एक पंडित जी रहा करते थे, उनका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। उनको रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था। रतन सिंह ने दरबार से निकाल दिया, बेइज्जती करके निकाला उसको। तो बंदा कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। रतन सिंह के इनके दुश्मन कौन थे? खिलजी। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था। ऐसा कहा जाता है कि उसी ने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया था, पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। लिखो, राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने, ब्राह्मण नेम्ड राघव चेतन, राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने, ब्राह्मण नेम्ड राघव चेतन, राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी, टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। ब्राह्मण नेम्ड राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। कोई हिस्ट्री वाला रिसर्च करता, वो कहता है यार श्रीलंका में उस टाइम गंधर्वसेन नाम का कोई राजा नहीं था। उस टाइम क्या, उसके आसपास के 200 साल में भी कोई गंधर्वसेन नाम का राजा नहीं मिलता है। आपने कविताएं जोड़ी और कविताएं जोड़कर उनको हिस्ट्री में पढ़ाना शुरू कर दिया और इतना घाड़मेल कर दिया कि आने वाले टाइम में यदि कोई कहे कि ये कविता बना दी यार तुमने, ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी वाली सही नहीं है, तो लोगों को डाउट उस आदमी पे हो जो ये कहे कि सही नहीं है। लगे कि सही कैसे नहीं है। फिर और मलिक मोहम्मद जायसी की कल्पना है, वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी की जितनी भी कल्पना है वो बताता है। कवियों ने बाद में यूं जोड़ ली चीजें। यदि ये बातें ऐसी मानी जाए, अपने राजस्थान की परंपराओं को टटोला जाए, तो राजस्थान की परंपराएं ये कहती है कि पद्मिनी पुगल की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? पुगल। बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है पुगल। कहते हैं जैसलमेर के अंदर कोई एक पुण्यपाल भाटी नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? पुण्यपाल भाटी नाम का एक व्यक्ति था और वो जैसलमेर से पुगल चला गया था। तो पुगल जैसलमेर वाले भाटियों के अंडर में आया करता था। और ये जो पद्मिनी थी ये इसकी बेटी थी, पुण्यपाल भाटी की बेटी थी। अपने बाकायदा राजस्थानी में दोहे हैं, तो पुगल गडरी पद्मणि तू रानी सिरमोड़। सिरमोड़ तो समझते हो, सिरमोड़ सबसे ऊपर सर्वोच्च, कि पुगल गडरी पद्मणि तू रानी सिरमोड़, के हे पुगलगढ़ की पद्मिनी तू सभी रानियों में क्या है? सिरमोड़। जैसलमेर जलम लियो, कि तेरा जन्म तो कहां पर हुआ था? परनीगढ़ चित्तौड़। और तेरी शादी कहां पर हुई है? चित्तौड़ के अंदर। तो अपने तो पुराने दोहे आज भी गांव के अंदर सुनाए जाते हैं, उनके अंदर पद्मिनी कहां की बताई जाती है? पुगल। और कभी पश्चिमी राजस्थान में तो आज दिन तक आप देखना कभी कि जब भी कोई सुंदरता की बात आएगी कि भाई सुंदर कौन है, तो अक्सर कोई बुजुर्ग यूं कहते मिल जाएंगे या कोई आदमी टप्पा मारता हुआ मिल जाएगा आपको, अरे देख लेंगे कौन से पुगल की पद्मिनी आएगी। पद्मिनियों को आज भी किससे जोड़ा जाता है? पुगल से। मान लो कोई अपने साथ का कोई दोस्त और वो यूं बात करे भाई अपने शादी करेंगे बहुत सुंदर लड़की से शादी करेंगे, तो कोई वापस उस पर कह देगा हाँ देखा हुआ है कौन से पुगल की पद्मिनी लाएगा तू। तो पद्मिनी को कहां की बताई जाती है? मुझे तो और लगता है कि यार वो पुगल की थी, जौनपुर का था मलिक मोहम्मद जायसी, वहां तक पहुंचते पहुंचते सिंहल हो गया। पुगल 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 करते करते बीच में किसी ने चेंज कर दिया होगा, सिंगल सिंगल करता करता उधर तक चला गया होगा, किसने सिंगल और सिंहल बना दिया होगा। कहानियां ऐसे अलग अलग रूप ले भी लेती है। अक्सर डायरेक्टर सर जो है दिलीप सर है, वो पहले हम पढ़ा करते थे तब कहानी सुनाया करते थे। खलील जिब्रान एक राइटर है, उस खलील जिब्रान की कोई एक कहानी है कि वो कहता है कि एक बार एक बस्ती में, जो पहाड़ों के बीच में एक बस्ती थी, कोई कॉलोनी थी, कुछ लोग खड़े थे, उनमें से एक बच्चे ने अचानक कहा कि देखो देखो आसमान के अंदर 7 सफेद हंस उड़ते जा रहे हैं। आसमान में 7 सफेद, पर देखो वो जो 7वां सफेद हंस है उसके राइट पैर के पास एक छोटा काला सा दाग है। और सबने देखा कि हाँ एक सफेद हंस के राइट पैर के पास एक छोटा काला सा दाग था। दूसरे दिन उस गांव के अंदर ये चर्चा थी कि इस घाटी में कल जो 7 सफेद हंस थे उनमें एक हंस के इतना बड़ा काला दाग था। आज भी उस घाटी में कहानी सुनाई जाती है कि किसी समय इस घाटी में 7 काले हंस रहा करते थे। कैसे हंस रहा करते थे? स्वाभाविक सी बात है, चीजें अपना रूप बदलती है, समय के साथ धीरे धीरे चेंजेस उनमें आते हैं। 1303 की घटना है, 1540 में कवि कविता लिख रहा है, 237 साल बाद। कितने साल बाद? वो भी कवि यूपी का है, घटना आपके चित्तौड़ की है। उसका क्षेत्र से और समय से दोनों से कोई भी लेना देना, इतने नमक मिर्च नहीं लगे तो फिर भारतीय होने का कोई मतलब ही नहीं है।
मैं कहता हूं अपने क्लास में आज कोई घटना हो ना, अभी कोई घटना हो, या आप घर पे जाके अपने रूममेट को सुनाते हो ना, तो अलग तरीके से सुनाते हो। मैंने यदि कोई आपको बापा राहुल की कहानी सुनाई हो कि साहब ऐसे ऐसे हरित ऋषि का शिष्य था, आप घर पे जाके अपने दूसरे लेवल सुनाते हो, आपको तो पूछ मत भाई साहब, जोरदार आदमी था। आप जब घर पे जाते 1-2 घंटे बाद घर पे जाके मेरी सुनाई हुई चीज में 4 लाइनें जोड़ देते हो, तो 237 साल बाद वाली में तो कई लाइनें जुड़ेगी भाई। तो ये पद्मिनी, तो वही बात है कि ऐसी कविताओं की हिस्ट्री तो क्या ही पढ़ी जानी चाहिए, पर भारत का ट्रेंड यही हो रखा है। एक हेडिंग और डालो, इसे रानी पद्मिनी लिखा, इसी के नीचे एक और लिखो, कुंभकर्ण। राजा मत चेंज करना, यही लिखो, इसी के अंदर नीचे एक हेडिंग लिखो, कुंभकर्ण। क्या लिखो? ये जो रतन सिंह जो हम राजा पढ़ रहे हैं, ये इसका छोटा भाई था। ये क्या था? रतन सिंह का छोटा भाई। अरे बहुत पहले शुरुआत में ही अपने नेपाल चला गया था। कहां चला गया था? कल मैं जब क्लास शुरू कर रहा था तब भी मैंने बताया था कि मैं जो गोहिल वंश की 24 ब्रांच है, उनमें एक ब्रांच कौन सी है? नेपाल। तो पूछे कि नेपाल में भी कौन से वंश का शासन था? तो गोहिल वंश। तो पूछे नेपाल में गोहिल वंश का शासन कौन स्थापित कर रहा है? तो आपके रतन सिंह का छोटा भाई है। क्या नाम है इसका? ये कहां चला गया था? नेपाल। तो याद रहे, थोड़ा लिखो। यह रतन सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह। यह रतन सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह। तथा इसने नेपाल में गोहिल वंश का राज्य स्थापित किया था। एंड एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ गोहिल डायनेस्टी इन नेपाल। तथा इसने नेपाल में गोहिल वंश का राज्य स्थापित किया, शासन स्थापित किया। रूल ऑफ गोहिल डायनेस्टी इन नेपाल। तो गया था, कई पीढ़ियां लगी, पर पहला जो पुरुष सुन के चला गया था वो कौन था? वही है, जैसे हम पढ़ते हैं मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना कौन करता था? हम कहते हैं गोहिल। हालांकि पहले बड़े राजा का जो नाम अपने को मिलता है वो तो कौन सा मिलता है? बापा राव। उससे पहले थोड़ा बहुत माने तो शिलादित्य। बीच वालों के तो नाम भी ढंग से अपने को नहीं मिलते। तो ये चला गया था, कई पीढ़ियां लगी, पर बाद में राज इनका ही रहा था। इसलिए जो मैं कल आपको बात बता रहा था कि नेपाल के जो राजा थे वो हमेशा से अपनी जो भावनाएं थे वो किसके पक्ष में प्रदर्शित करते रहे थे? भारत। भारत के पक्ष में हमेशा उनकी भावनाएं रहती थी। नेपाल के जो सारे राजा, इनके सारे शादी ब्याह होते थे, वो भारत के अंदर थे। मुझे याद आता है 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ था। नेपाल में राजतंत्र कब तक था? 2008 तक। राणा ज्ञानेन्द्र अंतिम राजा थे उनके। अंतिम राजा का नाम क्या था? राणा ज्ञानेन्द्र अंतिम राजा हुआ करते थे। तो राणा ज्ञानेन्द्र के खिलाफ जब वहां पे क्रांति चल रही थी नेपाल के अंदर, शासन के खिलाफ आंदोलन जो चल रहा था, तो अखबार में कई बार आता कि यदि नेपाल में राणा ज्ञानेन्द्र को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो नेपाल के राणा ज्ञानेन्द्र राजस्थान के सिक्कर में शरण ले सकते हैं। कहां पे शरण ले सकते हैं? अपने को लगता है यार नेपाल के राजा का दिमाग खराब हो गया। भाग के भी आएगा तो कहां आएगा? राजा है यार, न्यूयॉर्क पेरिस चला जाए, शरण लेनी है तो वो जगह पड़ी। इंडिया में ही लेनी है तेरे को तो कोई दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर में ले ले, राजस्थान में भी कहीं लेनी है तो जयपुर उदयपुर तो ले। हाउ सिक्कर एकदम, इतना तो क्या ही जाए नीचे, एकदम सिक्कर में ही शरण लेगा। पर फिर उस न्यूज के अंदर कहीं नीचे लिखा होता कि नेपाल के राणा ज्ञानेन्द्र के राजकुमार पारस की शादी सिक्कर की राजकुमारी हिमानी के साथ हुई है। राजकुमार पारस की शादी सिक्कर की राजकुमारी हिमानी से हुई। कोई आदमी संकट के टाइम रिश्तेदारों के पास ही तो जाएगा। अपने भी संकट आ जाए तो किसके पास? दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, घर वालों के पास ही जाएंगे। सिक्कर, जब नेपाल वाले की रिश्तेदारी सिक्कर में, तो नेपाल वाला कहां पे आना चाहिए? हालांकि हुआ ही नहीं, वहां शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण हो गया था। हालांकि अभी बीच के अंदर आपने वापस सुना होगा कि वापस वहां पर मांग है कि राजा वापस बनाओ, हमारे राजा वापस बनाया जाना चाहिए। आजकल वापस वहां पर ऐसी मांगे चल रही। तो नेपाल में राजतंत्र ज्यादा समय हुआ नहीं खत्म, 2008 में हुआ था, ऐसी मांग उठना स्वाभाविक सी बात है। तो वहां पर जो पहले बंदा जो अपने मेवाड़ से गया था, जो गोहिल डायनेस्टी का शासन स्थापित करता है, वो बंदा कौन था वहां पे? कौन? क्या नाम था?